चलिए तो शुरुआत करते हैं राजा राममोहन रॉय से। ठीक है, तो सबसे पहली बात अगर करें तो इनका जो जन्म हुआ था, वो 22 मई 1772 को 1772 में इनका जन्म हुआ। और अगर डेथ की बात की जाए तो 27 दिसंबर 1833 में हुई थी। ठीक है, लेकिन अगर जन्म स्थान आपसे पूछा जाएगा, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, महापुरुषों या रिफॉर्मर्स के जन्म स्थान पूछ लिए जाते हैं, तो आपको बर्थ प्लेस ध्यान रखना है। इनका जन्म हुआ था पश्चिम बंगाल के राधानगर में। ठीक है, कहाँ हुआ था? राधानगर और वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल के राधानगर में, जो उस समय ब्रिटिश प्रेसिडेंसी थी या बंगाल प्रेसिडेंसी के रूप में जाना जाता था। ठीक है, तो राधानगर में जन्म हुआ। और डेथ कहाँ हुई है? तो डेथ हुई है ब्रिस्टल में, जो कहाँ पर है? ब्रिटेन में है। तो ब्रिटेन के ब्रिस्टल में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, सबसे पहली चीज ये है कि इन्हें जाना जाता है किस रूप में, किस नाम से? तो ही वॉज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन रिनाइसेंस। तो इन्हें भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ही वॉज नोन एज द इंडियन, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं बंगाल रिनाइसेंस के फादर ऑफ बंगाल रिनाइसेंस। ठीक है, रिनाइसेंस का मतलब होता है पुनर्जागरण। तो ध्यान रखिएगा, ही वॉज फेमसली नोन एज द फादर ऑफ इंडियन रिनाइसेंस, या फिर हम बोल सकते हैं ही वॉज नोन एज द फादर ऑफ बंगाल रिनाइसेंस। ठीक है, बंगाल के पुनर्जागरण के जनक या फिर भारत के पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है। एंड मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया, साथ ही आधुनिक भारत के अग्रदूत या आधुनिक भारत के फाउंडर। ठीक है, मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत के फाउंडर के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। ठीक है, इन्हें देखिए, इनका ओरिजिनल नाम सिर्फ इतना है, राम मोहन रॉय। तो राजा टर्म जो इनके नाम के आगे आप लोग देख रहे हैं, ये राजा शब्द के पीछे की स्टोरी ये है, इसके पीछे की कहानी ये है कि एक बार इन्हें मुगल इंपीरियर जो उस समय पर रूल कर रहे थे, जो मुगल बादशाह उस समय पर शासन कर रहे थे, जिनका नाम था अकबर सेकंड या अकबर द्वितीय। ठीक है, तो अकबर द्वितीय या अकबर सेकंड के द्वारा इनसे, देखिए आप लोगों को मैंने सारी हिस्ट्री बताई है, जो लेटर मुगल्स हुए उनको मैंने पढ़ाया है आप लोगों को। तो उस समय भी हमने डिस्कस किया था इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, राजा राममोहन राय के ऊपर और अकबर सेकंड के ऊपर। ठीक है, और बाकी सारी चीजें मैंने आप लोग बताई है कि क्या होता था कि जैसे जैसे ब्रिटिशर्स ने इंडियंस को कॉन्कर करते गए, इंडियन स्टेट्स को कॉन्कर करते गए, तो उन्होंने क्या किया था, इंडियन रूलर्स को पेंशन देना शुरू कर दिया था। उन्हें पेंशन दे दी जाती थी और उनकी टेरिटरी का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो प्रशासन है, वो ब्रिटिशर्स ने अपने हाथों में ले लिया था। ठीक है, कुछ ऐसे प्रिंसली स्टेट्स थे, कुछ ऐसी देसी रियासतें थी जहां पे इंडियन रूलर्स रूल करते थे। तो वहां पर क्या होता था, एक ब्रिटिश रेजिडेंट को अपॉइंट कर दिया जाता था, जो सिर्फ देखरेख करता था, शासन व्यवस्था सारी राजा के हाथ में होती थी। तो वो सिर्फ प्रिंसली स्टेट में, बाकी जो एरिया थे जहां पे ब्रिटिश प्रेसिडेंसी थी, ठीक है ना, वहां पर रूल पूरी तरह ब्रिटिशर्स के हाथ में होता था। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि जो अकबर सेकंड होते हैं, तो मैंने कहा पेंशन दे दी जाती थी रूलर्स को, इंडियन रूलर्स को पेंशन दी जाती थी। ठीक है, और ऐसा सभी के साथ हुआ। जब हम मुगल्स की बात करते हैं तो मुगल्स के साथ हुआ, बंगाल के जो नवाब थे उनके साथ हुआ है। 1765 में बंगाल के नवाबों को पेंशन दे दी गई थी। ठीक है, और इसके बाद 1772 में पूरी तरह से ही पेंशन देकर बाहर कर दिया था। इसके अलावा अगर हम बात करें फिर मुगलों की, तो मुगल्स में हम देखते हैं शाह आलम द्वितीय के टाइम पर, ठीक है, अली गौहर उनका ओरिजिनल नेम था। तो शाह आलम द्वितीय सबसे पहले मुगल थे जो पेंशनर बने थे ब्रिटिशर्स के पेंशनर बनने वाले सबसे पहले मुगल ही कौन थे? तो वो थे आपके शाह आलम सेकंड, और लगभग 26 लाख एनुअल उन्हें पेंशन तय करी गई थी। और ये सब हुआ था इलाहाबाद की फर्स्ट ट्रीटी के माध्यम से, फर्स्ट ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, दैट वाज साइंड ऑन 12 अगस्त 1765। तो 12 अगस्त 1765 में एक ट्रीटी हुई थी, एक संधि हुई थी, जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, इलाहाबाद की प्रथम संधि। और इलाहाबाद की एक दूसरी संधि भी हुई थी, लेकिन वो अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के साथ हुई थी। ठीक है ना, वो 16 अगस्त को हुई थी। इन ट्रीटीज में, इन संधियों में काफी सारे प्रोविजंस थे, पॉइंट्स थे, वो हमने डिस्कस किए हैं। लेकिन एक पॉइंट ये भी था कि अब जो मुगल बादशाह है वो ब्रिटिशर्स की देखरेख में रहेगा, ब्रिटिशर्स की दया पर रहेगा, ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में रहेगा। और उसे इलाहाबाद में क्या कर दिया गया था, नजरबंद कर दिया गया था। इलाहाबाद के एक महल में, एक फोर्ट में वो रहा करते थे 1765 से। ठीक है, और उन्हें एक एनुअल उन्हें पेंशन दे दी गई थी, लगभग 26 लाख के अराउंड उनकी पेंशन तय की गई थी। ठीक है,
लेकिन क्या होता है, धीरे धीरे ये जो पेंशन की रकम है ये कंटिन्यूअसली क्या की जाती है, कम करी जाती है। ब्रिटिशर्स जब और मजबूत होते जाते हैं और शक्तिशाली होते जाते हैं तो वो इंडियन रूलर्स की जो पेंशन है उसकी रकम को कम करने लग जाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि मुगल्स की पेंशन कम होती जा रही थी और उन्हीं पेंशन को बढ़ावाने के लिए, देखिए पेंशन काफी कम हो गई तो अब मुगल रूलर ये चाहते हैं कि उनकी पेंशन बढ़े, तो वो अपनी पेंशन बढ़वाना चाह रहे थे ब्रिटिशर्स से या ब्रिटिश क्वीन से, ब्रिटिश गवर्नमेंट के माध्यम से, क्योंकि इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी थी और ईस्ट इंडिया कंपनी किसके रेगुलेशन में थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट के रेगुलेशन में। तो क्या होता है कि जो अकबर द्वितीय मुगल बादशाह होते हैं वो क्या करते हैं, अपने एम्बेसडर के रूप में भेजते हैं किसे, राजा राममोहन राय को। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि मुगल इंपीरियर अकबर सेकेंड सेंट राजा राममोहन राय एज हिज एम्बेसडर इन ब्रिटेन। तो ब्रिटेन में इन्हें भेजा जाता है अपना मुगल बादशाह के द्वारा अपना राजदूत बनाकर, ठीक है ना, और उनसे ये अपील की जाती है ब्रिटिश गवर्नमेंट से राजा राममोहन राय के माध्यम से कि उनकी जो पेंशन है, मुगलों की जो पेंशन है उसे बढ़ाया जाए। ठीक है ना, तो ये पेंशन बढ़वाने के उद्देश्य से वहां पर जाते हैं और चूंकि ये इंडियन रूलर्स के लिए ये काम कर रहे हैं, मुगल के लिए ये काम कर रहे हैं, तो उसी समय अकबर द्वितीय के द्वारा इन्हें टाइटल दिया गया था किसका, राजा का। तो ध्यान रखिएगा कि जो टाइटल इन्हें राजा का दिया है वो किसने दिया है, वो दिया है मुगल इंपीरियर अकबर द्वितीय ने। ठीक है, क्योंकि ये उन मुगल बादशाह की पेंशन को बढ़वाने के लिए कहां गए थे, ये गए थे कहां पर, ब्रिटेन गए थे। ठीक है ना, चलिए अच्छा, इन अकबर सेकंड के बाद लास्ट मुगल रूलर आते हैं जिनका नाम था बहादुर शाह द्वितीय, या उन्हें कहा जाता है बहादुर शाह जफर। ठीक है, बाकी है ना, बाकी हम बात करें तो सारे इंडियन रूलर्स के साथ यही हुआ था लगभग। पेशवाओं की बात करें तो आप लोगों को पता है कि पेशवा के साथ 1818 में हुआ, उन्हें बिठूर भेज दिया गया था कानपुर के पास और वहां का राजा बनाकर उनकी पेंशन दे दी गई थी, पेंशन तय कर दी गई थी। और फिर 1840 या उनकी जब डेथ हो गई तो उनके जो सक्सेसर थे उन्हें तो पेंशन देने से भी इनकार कर दिया था और उन्हें पेशवा के रूप में कंसिडर करने से भी मना कर दिया गया था। ठीक है ना, जिनका नाम था नाना साहब। तो इस तरह से लगभग इंडियन रूलर्स को पेंशन दी जाती थी। चलिए, ये हमारा अभी फिलहाल टॉपिक नहीं है। तो ये राजा का जो कंसेप्ट था आप लोग समझ गए कि इन्हें टाइटल जो दिया गया राजा का वो क्यों दिया गया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इनके बिलीफ्स की अगर बात करें, इनके विश्वास की अगर बात करें, इनकी आस्था की अगर बात करें तो इन्हें किस मुद्दे पर बिलीफ था, ठीक है, इनके विश्वास क्या थे, इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। इन्हें विश्वास, इनका जो बिलीफ था वो था मॉडर्न साइंटिफिक अप्रोच पर। ठीक है, मॉडर्न साइंटिफिक अप्रोच यानी आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर इनका विश्वास था। इट मींस कि आप जो भी काम कर रहे हैं, ठीक है, आप अगर कोई रिलीजियस रिचुअल को फॉलो कर रहे हैं, कोई सामाजिक परंपरा को फॉलो कर रहे हैं, कोई भी परंपरा को अगर फॉलो कर रहे हैं या आप कोई काम भी अगर कर रहे हैं तो उसमें आपका जो दृष्टिकोण होना चाहिए वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए। ठीक है, तो मॉडर्न साइंटिफिक अप्रोच में इनका विश्वास था। ठीक है, तो मॉडर्न साइंटिफिक अप्रोच के ये समर्थक थे, आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के ये समर्थक थे। ठीक है, जैसे कि अगर कोई भी हम, जैसे मान लो कि आप इलेक्शन में वोट डालने जा रहे हैं, अगर आप इलेक्शन में क्या करने जा रहे हैं, वोट डालने जा रहे हैं, और अगर एक कैंडिडेट जो है वो आपके धर्म का है, आपकी जाति का है, ठीक है, अगर कोई कैंडिडेट जो चुनाव में खड़ा हुआ है वो आपकी जाति का है, ठीक है, और एक वहीं दूसरा व्यक्ति जो है जो उसके अपोजिशन में खड़ा हुआ है वो आपकी जाति का नहीं है, लेकिन वो ज्यादा सपोर्टिव है, वो ज्यादा एजुकेटेड है, ठीक है, वो ज्यादा इंटेलेक्चुअल है, वो ज्यादा सोशल रिफॉर्मर के रूप में उसकी छवि है, तब आप किसे वोट देना चाहेंगे, तब आप किसे अपने लीडर के रूप में चुनना चाहेंगे। तो एक होता है साइंटिफिक अप्रोच, एक होता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, और एक होता है कि आप अपनी पुरानी कट्टर विचारधाराओं में अगर बंधे हुए हैं तो ऑब्वियसली कि आप अपने जाति के व्यक्ति को ही क्या करेंगे, इलेक्शन में जिताएंगे। और अगर आपके अंदर कौन सा दृष्टिकोण है, आपके अंदर कौन सा अप्रोच है, if you have a scientific approach then definitely you will elect the intellectual and educated person। तब आप किसे चुनेंगे, ऑब्वियसली कि आप एक इंटेलेक्चुअल और जो एजुकेटेड व्यक्ति है, जो रिफॉर्मिस्ट के रूप में जाना जाता है, आप उसी को इलेक्ट करेंगे बजाय कि आप अपनी जाति या धर्म के व्यक्ति को चुनेंगे। ठीक है, और इसी तरह से देखिए, तो मैंने आप लोगों को एक छोटा सा एग्जाम्पल बताया कि अगर आप चुनाव में वोट डालने जाते हैं
या फिर आप किसी भी काम को अगर कर रहे हैं, आप किसी भी काम को अगर कर रहे हैं तो उसमें आपका जो अप्रोच होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए, वो होना चाहिए साइंटिफिक अप्रोच। ऑब्वियसली इसके पीछे टारगेट यही था कि हमारे धर्म में ना कई सारी कुरीतियां थी, कई सारे ऐसी परंपराएं थी जो एक प्रकार से बेवजह पालन की जा रही थी, जिनका कोई भी यूज नहीं था, जो गलत थी, ठीक है ना। और उन्हीं को खत्म करने के लिए यहाँ पे मॉडर्न साइंटिफिक अप्रोच की बात काफी जोर शोर से की गई थी, ठीक है। दूसरा अगर बात की जाए तो वो है प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन डिग्निटी। प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन डिग्निटी, तो मनुष्य में आपस में एक दूसरे में क्या होना चाहिए, डिग्निटी होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति डिग्निटी का सिद्धांत होना चाहिए, ठीक है। तो एक दूसरे के प्रति डिग्निटी का जो प्रिंसिपल है उसको इन्होंने मोटिवेट किया है, इसके लिए उन्होंने काम किया। साथ ही सोशल इक्वलिटी एंड मोनोथिज्म, सोशल इक्वलिटी एंड मोनोथिज्म यानी कि सामाजिक समानता और एकेश्वरवाद। सबसे बड़ा प्रिंसिपल अगर पूछा जाए ना राजा राममोहन राय के जीवन में तो वो था एकेश्वरवाद पर बल देना, ठीक है, मोनोथिज्म पर फोकस करना। मोनोथिज्म का मतलब होता है कि ईश्वर एक ही है। देखिए हिंदू धर्म में क्या था, क्योंकि इन्हें हिंदू रिलीजन के रिफॉर्मिस्ट के रूप में जाना जाता है। हिंदू धर्म में क्या है कि अनेक देवी देवताओं की बात होती है, कई सारे देवी देवता हैं, है ना, और उनमें आइडियोलेट्री की जाती है, मूर्ति पूजा की जाती है, स्कल्पचर वर्शिप की जाती है, कई सारी परंपराएं हैं, कई सारे रीति रिवाज हैं, ठीक है, और उनकी कई सारे ऐसी कुरीतियां भी हैं, अंधविश्वास भी हैं। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि एकेश्वरवाद का पालन होना चाहिए, मोनोथिज्म को फॉलो किया जाना चाहिए, और सभी धर्मों में इवन इंडियन रिलीजियस जो टेक्स्ट हैं, जो भारतीय धार्मिक ग्रंथ हैं, उनमें भी फोकस किया गया है मोनोथिज्म को, उनमें भी बात की गई है एकेश्वरवाद की, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को बताया है कि इनके बिलीव्स किस मुद्दे पर है, तो इनका बिलीव है मॉडर्न साइंटिफिक अप्रोच पर, प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन डिग्निटी यानी कि मनुष्य में एक दूसरे के प्रति गरिमा का जो सिद्धांत है वो डेवलप होना चाहिए, डिग्निटी होना चाहिए एक दूसरे के प्रति। इसके अलावा सोशल इक्वलिटी यानी सामाजिक समानता होना चाहिए एक दूसरे व्यक्तियों में, चाहे वो धर्म असमान धर्म का हो, छोटे वर्ग का हो, निचले वर्ग का हो, पर इक्वलिटी होना चाहिए। और सबसे खास जो इन्होंने फोकस किया है वो मोनोथिज्म पर किया है, यानी कि एकेश्वरवाद पर फोकस किया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बिलीव्स के बारे में बताया है। अब इनके जो डिसबिलीव्स थे अगर उसकी बात की जाए, इनके डिसबिलीव किस मुद्दे पर थे, किन चीजों को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। तो जैसा मैंने अभी आप लोगों को बिलीव्स में ही बताया, तो वहीं से चीजें क्लियर हो गई कि ये आइडोलेट्री यानी कि मूर्ति पूजा के काफी बड़े विरोधी थे, ठीक है। क्या चीज, आइडोलेट्री। आइडोलेट्री का मतलब होता है मूर्ति पूजा, ठीक है। इसके अलावा कास्ट रिजिडिटीज यानी कि जातिगत कट्टरपन, ठीक है, जातिगत कठोरता, इट मींस कास्ट रिजिडिटी, इसके काफी कड़े विरोधी थे। इसके अलावा मीनिंगलेस रिचुअल्स, जैसा कि मैंने बताया कि बिना वजह के धार्मिक या ऐसे परंपराएं थी, ऐसे रीति रिवाज भारतीय समाज में, भारतीय धर्म में थे, उनके प्रति ये काफी विरोधी थे, उनके प्रति काफी अपोजिशन में थे, ठीक है। इसके अलावा अदर सोशल इल्स यानी कई सारी अन्य सामाजिक बुराइयां। तो किन चीजों को ये बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे, जिनके ये खिलाफ थे, तो उनके नाम हो जाते हैं आइडोलेट्री या आइडल वर्शिप। इसके अलावा कास्ट रिजिडिटीज यानी कि कास्ट या जातियों में जो कठोरपन था, जो जातिगत कट्टरपन था वो। मीनिंगलेस रिचुअल्स, बेवजह की जो रिचुअल्स थे, बेवजह की जो परंपराएं भारतीय धर्म या समाज में थी, और जो अदर सोशल इल्स थी, जो बाकी की जो सामाजिक बुराइयां थी, इन सभी को ये क्या करते हैं, डिसबिलीव करते हैं, इन सभी में ये बिल्कुल भी आस्था नहीं रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया कि राजा राममोहन राय के क्या बिलीव्स थे और राजा राममोहन राय के क्या डिसबिलीव्स थे। राजा राममोहन राय के द्वारा जो कार्य किए गए हैं, जो वर्क्स उन्होंने किए हैं, उनको समझने से पहले एक थोड़ा सा गौर हम इस मुद्दे पर करते हैं कि ही वॉज वेरी इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी। वो काफ़ी विद्वान व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। उनका जो व्यक्तित्व था वो काफ़ी इंटेलेक्चुअल था, वो काफ़ी विद्वान व्यक्ति थे। साथ ही अगर हम बात करें ना, तो उन्हें लगभग दर्जनों लैंग्वेज का उन्हें ज्ञान था, एक अच्छे खासे लिंग्विस्टिक के रूप में जाने जाते हैं, जिन्हें कई सारी भाषाओं की इन्फॉर्मेशन थी, ठीक है। अगर इनके द्वारा जानी गई या पढ़ी गई अगर लैंग्वेज की बात करें या जिन भाषाओं को ये समझ सकते थे, तो उनमें आती है संस्कृत, फारसी, अरबी, अंग्रेजी, ग्रीक और हिब्रू। इन भाषाओं को इन्होंने पढ़ा था, इन भाषाओं को सीखा था, ठीक है। इन सारी भाषाओं को सीखने के पीछे का कारण यह था कि इन सभी भाषाओं के जो धर्म ग्रंथ हैं,
इन सभी भाषाओं में जो लिखे गए मुख्य जो टेक्स्ट हैं उन्हें पढ़ने के लिए, उन्हें और उनकी ओरिजिनल बातों को समझने के लिए इन्होंने इन सारी भाषाओं को समझा था। अगर हम बात करें ग्रीक और हिब्रू लैंग्वेज की, तो ग्रीक और हिब्रू लैंग्वेज को जो इन्होंने सीखा है वो बाइबल की मुख्य या ओरिजिनल बातों को समझने के लिए उन्होंने ग्रीक और हिब्रू भाषाओं को सीखा था। ठीक है, तो ही वॉज नोन एज वेरी इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी। वो राजा राम मोहन राय काफ़ी विद्वान व्यक्ति के रूप में या विद्वान पर्सनैलिटी के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, अब हम इनके द्वारा किए गए कुछ कार्यों की बात करें, हिज वर्क्स की अगर बात करें, इनके कार्यों की अगर बात करें, तो इनके द्वारा जो काम किए गए हैं उसमें सबसे पहले नंबर पे हम देखते हैं इन्होंने कई सारी बुक्स लिखी हैं, कई सारी किताबें लिखी हैं, और उन किताबों के माध्यम से भारत के समाज में जो व्याप्त अंधविश्वास थे, कुरीतियाँ थी, उन्हें खत्म करने की कोशिश की है, और जो जागरूकता इनमें थी, वो जो नए विचार इनके अंदर थे, उन्हें पब्लिक में फैलाने की कोशिश की है। तो इसी के उद्देश्य से इन 1809 में 1809 में इन्होंने लिखी एक बुक जिसका नाम है गिफ्ट टू मोनोथिस्ट। ठीक है, ही रोट अ बुक दैट्स नेम इज गिफ्ट टू मोनोथिस्ट। ठीक है, गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, ये एक जो बुक है जो इनके द्वारा लिखी गई थी। इसका मीनिंग ये है, इसका मतलब ये है कि एकेश्वरवाद के लिए उपहार। ठीक है, एकेश्वरवाद का उपहार, गिफ्ट टू मोनोथिस्ट। मोनोथिस्ट का मतलब होता है एकेश्वरवाद, यानी एक ही ईश्वर का क्या करना, पालन करना। ठीक है, तो ये जो बुक इन्होंने लिखी है गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, ये बुक इनके द्वारा लिखी गई थी इन 1809 में। ठीक है, इस बुक की अगर बात की जाए ना, तो ये बुक उन्होंने लिखी है फारसी लैंग्वेज में। किस लैंग्वेज में लिखी गई है? फारसी भाषा में। इट वॉज रिटन इन द लैंग्वेज ऑफ पर्सियन, इन पर्सियन लैंग्वेज या फारसी भाषा में इन्होंने इस बुक को लिखा। देखिए, फारसी भाषा को समझने का बेसिक टारगेट क्या था? तो जो मुस्लिम रिलीजियस टेक्स्ट हैं जैसे कुरान है या इन सारी चीज़ें हैं, इन सभी बुक्स को पढ़ने के लिए, उनकी ओरिजिनल बातों को समझने के लिए इन्होंने कौन सी भाषा को सीखा था? पर्सियन लैंग्वेज को सीखा था। ठीक है, तो ध्यान रखिए 1809 में फारसी में इन्होंने कौन सी बुक लिखी? गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, यानी एकेश्वरवादियों का उपहार। ठीक है, एकेश्वरवादियों का उपहार, गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, जिसमें उन्होंने अनेक देवताओं में विश्वास के विरुद्ध एकेश्वरवाद के पक्ष में एक जोरदार तर्क दिया था। ठीक है, तो इस बुक के माध्यम से उन्होंने लोगों को या पब्लिक को ये बात बताने की कोशिश की थी कि अन्य कई सारे देवी देवताओं को मानने के बजाय हमें एक देवता को या एकेश्वरवाद के सिद्धांत को क्या करना चाहिए? पालन करना चाहिए। ठीक है, अब ये तो हो गई बात 1809 की। इसके बाद देखिए 1814 में अगर हम बात करें तो 1814 में ये कलकत्ता में आकर बस गए थे। 1814 में ये कहां पर आकर बस गए थे? कलकत्ता में। कलकत्ता में ये आकर बस गए और काफी जल्दी इन्होंने वहां के जो युवाओं थे, जो यंग लोग थे, उन्हें अपनी ओर अट्रैक्ट कर लिया। युवा इनकी ओर आकर्षित हो गए और इनका एक बड़ा सा ग्रुप या एक दल बन गया। और इन्होंने 1814 में एक ग्रुप बनाया, एक सभा बनाई जिसका नाम रखा गया आत्मीय सभा। ठीक है, तो ध्यान रखिए इन 1814 में इन्होंने क्या किया था? 1814 में इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन या एक ग्रुप बना लिया था यंग लोगों का कलकत्ता में, जिसका नाम था आत्मीय सभा। तो ये एक पॉइंट यहाँ पे निकल के आता है कि 1814 में ये कलकत्ता में आकर बस गए थे और काफ़ी जल्दी इन्होंने कई यंग या यूथ लोगों का एक समूह बना लिया, उन्हें अपनी ओर अट्रैक्ट कर लिया, उन्हें अपनी आइडियोलॉजी से क्या कर दिया है? सिखा दिया है, उन्हें अपनी विचारधाराओं को सिखा दिया है। और जिनके सहयोग से इन्होंने क्या किया? आत्मीय सभा नामक एक ग्रुप को क्या किया है? फाउंड किया। ठीक है, कब? इन 1814 में
ठीक है। इसे फ्रेंड्स ग्रुप या दोस्तों का समूह भी कहा जाता था, आत्मीय सभा को, जो 1814 में स्थापित किया गया था। तब से लेकर जीवन भर बंगाल में हिंदुओं में प्रचलित जो कुरीतियां थी, जो अंधविश्वास थे, जो कट्टरपन था, ठीक है ना, उसके खिलाफ इन्होंने कड़ा संघर्ष किया है। ठीक है, 1814 से ही इन्होंने कड़ा संघर्ष शुरू कर दिया है, किसके खिलाफ? हिंदू धर्म में व्याप्त कुरीतियों के खिलाफ। ठीक है, आत्मीय सभा नामक समूह के बनाने के पीछे का लक्ष्य क्या था? इस पर्टिकुलर ग्रुप को बनाने के पीछे का ग्रुप का बेसिक टारगेट क्या था? तो इसके माध्यम से ये मोनोथिस्टिक आइडियाज को स्प्रेड करना चाह रहे थे, मोनोथिस्टिक आइडियाज को प्रमोट करना चाह रहे थे, यानी एकेश्वरवाद के विचारों का प्रचार करना चाह रहे थे। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, इन 1809 ही रोट अ बुक दैट वाज फेमसली नोन एज द गिफ्ट ऑफ मोनोथिस्ट, यानी कि एकेश्वरवादियों का उपहार। इस बुक में भी इसी बुक उन्होंने फारसी में लिखी है, और इस बुक में भी टारगेट क्या किया है? एकेश्वरवाद का प्रचार करना। ठीक है, और कई देवी देवताओं के बदले सिर्फ एकेश्वरवाद पर फोकस करना ही टारगेट इन्होंने किया था। और एज इट इज चीज हम 1814 में देखते हैं। 1814 में जब ये कलकत्ता में आकर बसे, तो वहां के जो यूथ थे उन्हें इकट्ठा करके इन्होंने आत्मीय सभा नामक एक समूह बनाया, और जिसका लक्ष्य भी क्या है? एकेश्वरवाद के जो आइडियाज हैं, जो सिद्धांत है, उनको क्या करना है? उनको प्रसारित करना है, उनका प्रचार करना है। ठीक है, तो ये एक चीज आप लोगों को समझना है, इस बात को ध्यान में रखना है। देखिए, इसके बाद अगर हम बात करें तो इन्होंने विशेष रूप से अगर देखा जाए तो किस चीज का विरोध किया? जो मैंने आप लोगों को बताया, आइडोलेट्री यानी मूर्ति पूजा, जाति की कट्टरता यानी कि कास्ट रिजिडिटी, ये चीज पर फोकस किया, और जो बेवजह के हमारे धर्म के जो प्रिंसिपल्स थे, निरर्थक धार्मिक जो कृत्य थे, ठीक है ना, उनके प्रचलन का जोरदार तरीके से क्या किया है? विरोध किया। ये चीज मैंने आप लोगों को बता दी है ऑलरेडी। अब देखिए, इन सारे प्रिंसिपल्स की अगर बात करें, आइडोलेट्री हो या फिर जो प्रिंसिपल्स या जो रीति रिवाज है भारत के या हिंदू धर्मों में, ठीक है ना, या फिर जो जातिगत जो कट्टरता है, इनको पालन करने के जो समर्थक थे, इनको पालन करने के जो समर्थक थे, राजा राममोहन राय तो इनके अपोज में है, लेकिन इनको पालन करने के जो समर्थक में थे, जो इनका पालन कराने की बात करते थे, उनमें सबसे पहले नंबर पे आते हैं पुरोहित वर्ग। पुरोहित वर्ग के जो लोग थे, जो पुरोहित थे, वो इन चीजों को काफी समर्थन देते थे और काफी ज्यादा लोगों को अपील करते थे कि इन चीजों का पालन करें। इसीलिए इन्होंने किसे टारगेट किया? इसलिए इन्होंने किसकी निंदा की? तो इन्होंने निंदा की थी, इन्होंने अपोज किया था, इन्होंने क्रिटिसिज्म किया था किसका? पुरोहित वर्ग का। और आप सभी को पता है पुरोहित वर्ग का मतलब होता है कि जो सबसे उच्च वर्ग था, जो ब्राह्मण थे, उन्हें ही क्या समझा जाता है? पुरोहित। ठीक है, तो इन्होंने पुरोहित वर्ग की निंदा करना शुरू की, उनको क्रिटिसाइज करना शुरू किया, क्योंकि यही वो लोग थे जो इंडियन पब्लिक को, जो इंडियन लोगों को इन परंपराओं को फॉलो करने के लिए विवश करते थे, या उन्हें इस तरह से मोटिवेट करते थे। ठीक है, उनकी धारणा ये थी कि देखिए, अगर हम राजा राममोहन राय की बात करें तो उनकी ये आइडियोलॉजी थी, उनकी ये विचारधारा थी, या उनका ये विश्वास था कि सभी प्रमुख प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों में एकेश्वरवाद की ही शिक्षा दी गई है। ठीक है, तो ये बिलीव करते हैं कि जो इंडिया के एंशिएंट या प्राचीन जो मोस्ट एंशिएंट जो रिलीजियस टेक्स्ट हैं, उनमें भी फोकस किया गया है मोनोथिज्म को। दे ऑल्सो फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ मोनोथिज्म, या फिर उनके द्वारा भी ये शिक्षा दी गई है मोनोथिज्म की। ठीक है, तो इस बात को प्रमाणित करने के लिए, अपने इस सिद्धांत को पब्लिक को शो करने के लिए, बताने के लिए, इस बात को प्रमाणित करने के लिए इन्होंने क्या किया? इन्होंने जो भारत के जो हिंदू धर्म के मुख्य ग्रंथ हैं, जैसे वेद, ठीक है ना, और वेद और जो उपनिषद हमने डिस्कस किए हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा लेक्चर नंबर, जो हमारा हिस्ट्री में एक लेक्चर आता है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में, जिसका नाम था वैदिक पीरियड। ठीक है ना, वैदिक पीरियड में हमने दो टॉपिक डिस्कस किए थे, एक पोस्ट वैदिक पीरियड और एक ऋग वैदिक पीरियड। ठीक है, सबसे पहले ऋग वैदिक पीरियड आता है और फिर पोस्ट वैदिक पीरियड आता है। 1500 से लेकर 1000 तक का जो पीरियड है वो ऋग्वैदिक पीरियड है, और 1000 से लेकर 600 बिफोर क्रिश्चियन एरा तक का जो पीरियड है वो पोस्ट वैदिक पीरियड है। तो ऋग्वैदिक पीरियड में ऋग्वेद के ही प्रिंसिपल्स या फिर ऋग्वेद के ही ऊपर पूरा समाज या सभ्यता थी, जबकि पोस्ट वैदिक पीरियड में जो बाकी के जो लेटर वेद आए थे, जो 3 वेद आए थे, ठीक है ना, उनके ऊपर या उन पर आधारित पूरी सिविलाइजेशन थी। और इसके अलावा कई सारे और भी टेक्स्ट लिखे गए थे, जैसे कि उपनिषद है, ब्राह्मण है, अरण्यक है, ठीक है, वेदांग है, उपवेद है, पुराण है, ठीक है ना, ये सारी चीजें बाद में आई थी। तो जो लेटर वैदिक पीरियड है, उस समय पर जो ग्रंथ लिखे गए उसमें एक है उपनिषद और 3 अन्य वेद हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है कि वेदों का और जो 5 मुख्य उपनिषद थे, ठीक है, टोटल उपनिषदों की बात करें तो 108
के लगभग माने जाते हैं। कुल उपनिषदों की संख्या 108 है, ठीक है। तो उन्होंने 5 सबसे इंपॉर्टेंट उपनिषदों को क्या किया है, और जो वेद है उन्हें क्या किया है, बंगाली लैंग्वेज में उनको ट्रांसलेट कराया, ताकि आम पब्लिक या आम जनता उनको पढ़ सके। ऑब्वियसली आप सभी को पता है कि वेदों की या जो हिंदू धार्मिक ग्रंथ है उनकी जो लैंग्वेज है वो संस्कृत है, ठीक है। तो इन्होंने संस्कृत की जगह, संस्कृत में तो है ही है, संस्कृत से उन्हें ट्रांसलेट कराया है किस लैंग्वेज में, बंगाली लैंग्वेज में, जिससे कि बंगाल के जो हिंदू लोग हैं उन्हें ये बात पता चले कि हिंदू धार्मिक ग्रंथों में कहीं पर भी इस तरह की कुरीतियां या अंधविश्वास की बात नहीं की गई, ठीक है। तो अपने दावों को प्रमाणित कराने के लिए इन्होंने क्या किया, वेदों और 5 मुख्य उपनिषदों का बंगला भाषा में अनुवाद कराया था, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। तो इनके मुख्य कार्यों में मैंने बताया 1809 में गिफ्ट टू मोनोथिस्ट नामक बुक लिखी है। 1814 में इन्होंने आत्मीय सभा नामक एक सभा या एक ग्रुप बना लिया था, ठीक है। अब हम बात करते हैं 1820 की। In 1820 he wrote one more book that was known as the Percepts of Jesus। तो 1820 में इन्होंने एक और बुक लिखी है जिसका नाम है परसेप्ट्स ऑफ जीसस। ठीक है, तो इनकी एक और बुक जिसका नाम क्या है, परसेप्ट्स ऑफ जीसस, ये बुक जो इन्होंने लिखी है। इस बुक की अगर बात की जाए तो इस बुक में ना इन्होंने ईसाई धर्म या फिर जीसस क्राइस्ट जो थे, जो ईसा मसीह थे, उनसे संबंधित जो स्टोरीज थी, उनसे संबंधित जो कहानियां थी, उनके बारे में यहाँ पे बातें बताई है। तो जीसस क्राइस्ट से संबंधित बातों को या उनसे रिलेटेड स्टोरीज को उन्होंने बताया है। और यहाँ पे टारगेट ये है कि ईसा मसीह ने जो उच्च नैतिक संदेश, हायर मॉरल जो मैसेजेस जो उन्होंने दिए थे, ठीक है ना, उच्च नैतिक जो संदेश उन्होंने दिए थे, उन्हें हिंदू धर्म में समाहित करने के लिए उन्होंने इस बुक में अपनी बातों को, अपने आइडियाज को रखे थे, ठीक है। तो टारगेट क्या था गिफ्ट परसेप्ट्स ऑफ जीसस नामक बुक लिखने का, कि इस बुक के माध्यम से ईसा मसीह या जीसस क्राइस्ट ने जो मोरल वैल्यूज, जो मोरल प्रिंसिपल्स या जो मोरल मैसेजेस दिए हैं, उन्हें हिंदू रिलीजन में, उन्हें हिंदू धर्म में क्या किया जा सके, समाहित किया जा सके, यानी हिंदू धर्म जीसस क्राइस्ट के द्वारा बताए गए संदेशों को अपने जीवन में अपना सके, ठीक है। इस टारगेट से उन्होंने इस बुक को लिखा था जिसका नाम था परसेप्ट्स ऑफ जीसस। लेकिन यहीं पर देखिए, अभी तक अगर देखा जाए तो ईसाई धर्म के जो धर्म प्रचारक थे, जो ईसाई मिशनरीज थी, उन्हें ये लगता था कि जो राजा राम मोहन राय हैं वो उनके लिए काम कर रहे हैं या उनके लिए एक यूजफुल है, ठीक है, क्योंकि वो हिंदू धर्म की जो कुरीतियां हैं, जो अंधविश्वास है, उनको उजागर करते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर हिंदू धर्म की बुराइयों का यहाँ पे बात की जा रही है तो ऑब्वियसली कि फिर लोग जो है वो वेस्टर्न या फिर ईसाई धर्म की ओर आगे बढ़ेंगे या उसको अपनाने की कोशिश करेंगे, ऐसा उन्हें लगता था, ठीक है, ईसाई मिशनरीज को। लेकिन राजा राममोहन राय का बिल्कुल भी लक्ष्य ये नहीं था कि इंडियंस को हिंदू धर्म छोड़ने के लिए बोला जाए और वो हिंदू धर्म को छोड़कर दूसरा धर्म अपना ले, ऐसा उनका कोई भी टारगेट बिल्कुल भी कभी भी नहीं था। उनका टारगेट सिर्फ और सिर्फ ये था प्यूरिफिकेशन ऑफ हिंदुइज्म, यानी हिंदू धर्म को प्यूरिफाई किया जाए, उसे शुद्ध किया जाए, ठीक है, और हिंदू धर्म की जो कुरीतियां हैं, जो अंधविश्वास है, उन्हें समाप्त किया जाए। ना कि वो कोई नया धर्म बनाना चाह रहे थे और ना ही वो ईसाई धर्म या अन्य धर्म अपनाने की बात यहाँ पे कर रहे थे, ठीक है। तो ये चीज आपको काफी अच्छे से समझ लेना है कि इन्होंने अगर ये बुक भी लिखी है तो इस बुक में ईसा मसीह के बारे में अगर बातें भी बताई है तो टारगेट यही है कि उनके जीवन के जो मोरल वैल्यूज थे, जो मोरल प्रिंसिपल्स या मोरल जो मैसेजेस थे, उन्हें इंडियन या हिंदुओं के द्वारा अपनाना या उनके जीवन में समाहित करना मुख्य टारगेट था, मुख्य लक्ष्य था, ठीक है। He stood for a creative and intellectual process of selecting the best from different cultures। तो इन्होंने क्या कोशिश की है, इन्होंने अपना जो समूह बनाया है, अपने साथ में जिन लोगों को सिलेक्ट किया है वो अलग अलग कल्चर के लोग थे, लेकिन वो काफी योग्य लोग थे। तो काफी योग्य, काफी विद्वान और काफी जो क्रिएटिव लोग थे, उन्हें अपने साथ में लेकर अपना एक समूह इन्होंने बनाया, अपना एक ग्रुप बनाया और उन लोगों को सपोर्ट किया। जबकि उनकी ये जो एक्टिविटी चल रही थी, उनकी ये जो प्रयास चल रहे थे, इससे क्या हुआ कि जो कट्टर लोग थे, जो ऑर्थोडॉक्स लोग थे, वो ये उनके निशाने पर आए हैं, ठीक है। जो कट्टर लोग थे उन्होंने इनके खिलाफ एक्टिवली रोल करना शुरू किया और इन्हें दबाने की कोशिश की गई, ठीक है। तो ये भी है, देखिए, इन्हें क्या किया गया, देखिए, इन्हें लंबे समय तक समाज से भी बाहर किया गया,
ठीक है। इनकी जो मदर थी, इनकी जो माँ थी, उन्होंने भी इन्हें सपोर्ट नहीं किया, उन्होंने भी इन्हें समाज से बाहर करने की बात पर समर्थन दिया। तो ये काफी ज्यादा स्ट्रगल इन्हें करना पड़ा अपनी लाइफ में, काफी ज्यादा संघर्ष करना पड़ा, लेकिन इनके जो टारगेट्स थे, इनके जो लक्ष्य थे, उनके प्रति इनकी जो दृढ़ प्रतिज्ञा थी, उनके प्रति इनका जो इनका जो इनका संघर्ष था वो काफी ज्यादा कठोर था, और इसीलिए ये अपने लक्ष्य को प्राप्त भी कर पाए। ठीक है, तो यहां तक मैंने बताया। अब देखिए आगे चलते हैं और अब हम इनके सबसे इंपॉर्टेंट जो कार्य है, जो वर्क है, उसके बारे में बात करें। तो इन्होंने एक ब्रह्म सभा की स्थापना की थी 1928 1828 में, जो आगे चलकर ब्रह्म समाज के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो जब हम ब्रह्म समाज की बात करते हैं तो ओरिजिनली या इनिशियल लेवल पर एक ब्रह्म सभा बनाई गई थी इन अगस्त 1828, अगस्त 1828 में इन्होंने ब्रह्म सभा नामक एक सभा की स्थापना की थी, जो आगे चलकर फेमस हो जाता है किस नाम से, ब्रह्म समाज के नाम से। ठीक है, तो हम बात करेंगे इनके द्वारा शुरू की गई एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन दैट वाज नोन एज द ब्रह्म समाज। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को बोला था राजा राम मोहन राय, ब्रह्म समाज, ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, तो हम ब्रह्म समाज को समझने की कोशिश करते हैं।